नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी सपना है डिप्टी कलेक्टर बनना तो आज के इस वीडियो से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हम लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर देंगे आज के इस वीडियो में। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस एंड मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बेसिकली डिप्टी कलेक्टर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर होता है, जिसे डीसी के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम रिवेन्यू कलेक्शन के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है। इस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन हम इस वीडियो में टारगेट करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को और पूरा डिस्कशन इसी को केंद्र बिंदु बनाकर करेंगे। तो यहाँ पर यूपी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा वर्ष में एक बार इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसे हम पीसीएस एग्जाम्स के नाम से भी जानते हैं। इसके नोटिफिकेशन के बाद जो पूरा का पूरा ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही संचालित किया जाता है। एंड द एंड ऑफ इन पूरे प्रोसेस में आपकी ज्वाइनिंग होती है आपके रैंक के हिसाब से। अब यहाँ पर यूपीपीएससी का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से भी जानते हैं। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में या फिर फिल करने में आपको केवल 125 रुपये खर्च करना पड़ता है अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। वहीं अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको बहुत नॉमिनल चार्ज देना पड़ता है। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए बेसिकली आपको बैचलर डिग्री पास होना चाहिए, अर्थात आपने BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपका BA BSc BCom में कम परसेंट है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार के परसेंट की कोई बाध्यता नहीं है। यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करते समय 21 वर्ष कम से कम आपकी एज होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज 40 ईयर है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, खास करके OBC SC एंड ST को एज पर रूल। डिप्यूटी कलेक्टर बनने के लिए बेसिकली 3 लेवल का एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा। सबसे पहला एग्जाम होता है प्रीलिम्स का एग्जाम, उसके बाद मेंस एग्जाम होता है एंड लास्ट में इंटरव्यू होता है। यहाँ पर बता दें जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो केवल प्राथमिक स्टेज से आगे जाने के लिए लिया जाता है, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक करके आप मेंस एग्जाम में एंट्री पा सकते हो, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में प्रीलिम्स एग्जाम के कट ऑफ को या फिर इसके मार्क्स को काउंट नहीं किया जाता। प्रीलिम्स एग्जाम में बेसिकली 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज़ फर्स्ट के नाम से जाना जाता है एंड सेकंड पेपर जनरल स्टडीज़ सेकंड के नाम से जाना जाता है। जनरल स्टडीज़ फर्स्ट में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं एंड 2 आवर्स का आपके पास टाइम होता है, यानी 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। जबकि सेकंड पेपर में केवल 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 200 मार्क्स के होते हैं एंड एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है एंड 2 आवर्स का आपके पास समय होता है, यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसका जो क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है एंड इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.33 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। एंड जो इसका सेकंड पेपर है वो मात्र क्वालिफाई प्रकृति का होता है, यानी इसमें केवल 33% मार्क्स आपको चाहिए होगा। अगर आपने इतना मार्क्स प्राप्त कर लिया है तो आप इस एग्जाम में सेकेंड पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं एंड आपका फर्स्ट पेपर का आकलन स्टार्ट हो जाता है। एंड जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग ही बनती है, तो फर्स्ट पेपर बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। पिछले वर्षों के अनुसार यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स का जो कट-ऑफ बनता है वो लगभग 123 से 128 के करीब बन सकता है। इसमें कमी भी हो सकती है और अधिक भी हो सकता है। ये हम जनरल की बात कर रहे हैं। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो 121 से 126 है, एससी की बात करें तो 103 से 107 है एंड एसटी की बात करें तो 99 से 104 है। ये 2019 का प्रीलिम्स का कट-ऑफ है। अब जो लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें मेंस एग्जाम देने का अवसर मिलता है। ये लिखित प्रकार का होता है, यानी इसमें आपको आंसर डिटेल में लिखना पड़ता है। बेसिकली 8 पेपर यहाँ पर होते हैं। सबसे पहला पेपर जनरल हिंदी का होता है 150 मार्क्स का, उसके बाद सेकंड होता है एसए का 150 मार्क्स का, थर्ड होता है जनरल स्टडीज जिसे फर्स्ट पेपर के नाम से भी जानते हैं 200 मार्क्स का, सेकंड होता है जनरल स्टडीज सेकंड पेपर 200 मार्क्स का, फिर जनरल स्टडीज थर्ड पेपर 200 मार्क्स का, फिर जनरल स्टडीज फोर्थ पेपर 200 मार्क्स का। इसके अलावा 2 ऑप्शनल पेपर भी होते हैं, ऑप्शनल फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स का एंड ऑप्शनल सेकंड पेपर 200 मार्क्स का। यहाँ पर बता दें कि आपको लिखना पड़ता है, जितना आप टू द पॉइंट आंसर्स लिखते हैं उतना अच्छा नंबर आपको मिल पाता है। आप अपने हिसाब से पैराग्राफ में भी आंसर लिख सकते हैं या फिर आप बुलेट पॉइंट में भी आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक पेपर को सॉल्व करने के लिए कुल 3 घंटे का आपके पास टाइम होता है, तो 3 घंटे में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। एंड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इन 15 से 20 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ता है।
जो आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है उसके लिए टोटल 29 सब्जेक्ट्स आपके पास हैं। इन 29 सब्जेक्ट्स में से आप जो भी चाहें, जो भी आपको अच्छा लगे वो सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जो सब्जेक्ट लिया है वही सब्जेक्ट यहाँ पर आप लें। आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। जो आपका एक सब्जेक्ट होगा वो अगले 2 पेपर के रूप में बन जाएगा एंड 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। यानी कि जो आपका ऑप्शनल पेपर होने वाला है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, वो 400 मार्क्स का होने वाला है। अब इसके बाद अगला स्टेज आता है पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट जो आपका होता है, इसे विवा वाइज के नाम से भी जानते हैं, 100 मार्क्स का होता है। ये बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर अभी हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस पर आपका विचार पूछा जा सकता है। आपने एकेडमिक यानी कि ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपके दैनिक लाइफ से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें बहुत यानी ये मल्टी लेवल का एग्ज़ाम हो सकता है। मल्टी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जनरली जिन लोगों का इंटरव्यू होता है वो लगभग 30 मिनट से लेकर 45 मिनट के बीच में होता है। यहाँ पर टाइम कम हो सकता है लेकिन टाइम इससे ज़्यादा बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर जो एंट्री लेवल की सैलरी है वो 56,100 से लेके 1,32,000 के करीब है और ये पे लेवल 10 है। इसके अलावा आपको आवास मिलेगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल आपकी बिल्कुल फ्री होगी, मेडिकल एक्सपेंसेस, फ्री फ़ोन कॉल्स मिलेंगे, ऑफिस व्हीकल्स मिलेगी, स्टडी लीव्स आपको मिलेगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई के लिए लीव्स भी मिलेगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, सिक्योरिटी गार्ड, हाउस होल्ड हेल्पर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपके पास डियरनेस अलाउंस मिलेगा, यानी जो महंगाई भत्ता होता है वो भी आपको दिया जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी। अब एक ज़रूरी बात ये आती है कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी कि सिलेबस। तो सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको यहाँ पर दिख रही होगी, इस लिंक पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक को आप क्रोम में लिखकर सर्च करेंगे तब भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम में लिखकर सर्च करेंगे तब भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये सिलेबस की लिंक आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगी, यहाँ पर PDF की लिंक, तो वहाँ से भी आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करना है, फर्स्ट टाइम स्टार्ट कैसे करना है। तो गाइस सबसे पहली बात कि आपको इसके डिटेल सिलेबस को एनालाइज करना है, कई बार आप उसे देखने समझने का प्रयास। अब जब आप सिलेबस को लेके कॉन्फिडेंट हो जाएं तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है NCERT बुक से। NCERT बुक बहुत ही बेहतरीन बुक होती है एंड आपको आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाती है। आपको 10वीं तक की NCERT बुक को फॉलो कर लेना है। इसके अलावा आपको रिवीजन बराबर करना है, यानी आप जो पढ़ रहे हो वो आदमी की कैपेसिटी एक सीमित होती है, यानी कुछ समय बाद वो भूलने लगता है। तो आप वीक में एक बार जितना आपने पढ़ा है पूरे वीक में वो रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप डेली रूटीन में अपने रिवीजन सेशन को शामिल करिए। तो आप रिवीजन यानी नया पढ़ने से पहले आप रिवीजन कर लीजिए तो बहुत बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, आपकी कमांड बन जाती है NCERT बुक्स पर, फिर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक बुक मार्केट से परचेज कर लेनी है। यहाँ ध्यान देनी है कि आपको केवल एक बुक ही चाहिए, अधिक बुक आप परचेज ना करें, क्योंकि अगर आप अधिक बुक परचेज करेंगे तो आपका कोई कॉन्सेप्ट सही ढंग से क्लियर नहीं हो पाएगा और आपके पास स्टडी मटेरियल इतना ज़्यादा हो पाएगा कि आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक सब्जेक्ट का एक अच्छा बुक आपके पास होना चाहिए। बुक परचेज करने के बाद अब आपको बुक पढ़ना है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन हुए हैं प्रीलिम्स के एंड मेंस के, उन्हें आपको सॉल्व करते रहना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए आंसर राइटिंग स्किल। तो आपको बराबर उत्तर लिखने का प्रयास करना है। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ में एकदम परीक्षा हाल जैसा माहौल होता है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा फायदा होता है। इसके अलावा आप घर पर भी प्रयास कर सकते हैं आंसर राइटिंग की। आंसर राइटिंग सबसे बड़ी स्किल है इस एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए, और जिस पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ इस पोस्ट को पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप टॉप नहीं करते हो, अगर आपका रैंक टॉप में नहीं आता है तो आपको ये पोस्ट नहीं मिल पाता है। इसके अलावा आपको अगर लग रहा है कि आप खुद से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे तो आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं तो आप कोचिंग सेंटर ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि बाद में डिसीजन लेने से अच्छा है कि पहले ही डिसीजन ले लिया जाए। कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि आप ज़्यादा भटकते नहीं हैं, आपको बिल्कुल टू द पॉइंट स्टडी करने का मौका मिल जाता है। फिर भी अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन ही करें। तो गाइज़ आपके हिसाब से है कि आप किस हिसाब से चीज़ें मैनेज कर पाते हैं।
गाइज ये हमारे सोशल साइट्स की लिंक है जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ ये इंस्टाग्राम की लिंक है। इंस्टाग्राम पर अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न लिख के पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी टॉपिक पर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। हम आपको रिप्लाई भी करेंगे और प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो भी आपको दे पाएँ। ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। एंड यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही गाइज इस प्रकार के वीडियो सबसे पहले आप इसके लिए हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।